हेलो गाइस, आ चुके हैं साइंस विद सूरज चैनल के साथ। आज चालू करने वाले हैं मेगा रिवीजन सारे के सारे सातों चैप्टर्स का। हाँ जी, आपने सही सुना, साइंस के सातों चैप्टर क्लास 10th टर्म 2। कल आपकी एग्जाम है एंड आज 7 चैप्टर्स मेगा रिवीजन। ट्राई करूंगा कि आपने थंबनेल में तो देख लिया होगा 7 चैप्टर्स इन 40 मिनट्स। 40 मिनट के अंदर हम सातों चैप्टर को रिवाइज करेंगे एंड सातों चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, 7 चैप्टर्स आपको कोई भी यूट्यूब पे नहीं देगा एंड हमारे एक्सक्लूसिवली इस चैनल पे मिलेगा आपको ये कंटेंट। तो चलिए, जय श्री कृष्ण का नाम लेकर करते हैं इस युद्ध का आरंभ। चलिए, तो सबसे पहले आज मैं उठाऊंगा सबसे पहले कार्बन चैप्टर को। चलिए, तो कार्बन चैप्टर के अंदर आपको मेजरली जो फोकस करना है कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो होती है टेट्रावैलेंसी। कार्बन का अगर हम देखें सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का बड़ा रिकाम बहुत ज्यादा बनाने के चांसेस हैं। जैसे एक बनवा रहा है वो NH3 बनाते हैं इसको। देखो, नाइट्रोजन आता है 7वें नंबर पे 2,5। इसको चाहिए रहता है 3 इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन आपको पता होगा 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो लास्ट में 5 है, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, हाइड्रोजन 3 ले रहे हैं हम, तो 1 2 एंड 3। ठीक है, इतनी चीज। अब देखो, पहले हाइड्रोजन को 2 मिल गए, शेयरिंग से बना दिया। हाइड्रोजन को 2 मिल गए, शेयरिंग से बना दिया। हाइड्रोजन को 2 मिल गए, शेयरिंग से। नाइट्रोजन की बात करूं तो देखो 5 तो ऑलरेडी है, 3 इससे ले लेगा। चलो देखो, अब ये भी सेटिस्फाइड हो गया, तो ये हमारा क्या बन गया NH3। और ये बॉन्ड कौन सा बना है? सिंगल बॉन्ड, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ। और जब भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। चीज क्लियर? और कोवैलेंट बॉन्ड की अगर प्रॉपर्टी की बात करूं तो पहला, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सेकंड, लो मेल्टिंग एंड लो बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ऐसा क्यों? क्योंकि इन ये शेयरिंग से बना रहे तो कोई चार्ज है नहीं, तो इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। लो मेल्टिंग एंड लो बॉइलिंग पॉइंट इसलिए क्योंकि जो बॉन्ड बनता है वो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बनता है, क्योंकि शेयर और लूज और गेन का तो इनमें कोई सवाल ही नहीं है। तो इस कारण से ये लो मेल्टिंग एंड लो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। ऐसे ही जैसे हमने NH3 का बनाया, CH4 का बन सकता है, CO2 का बन सकता है, O2 का बन सकता है, Cl2 का बन सकता है। तो ये कोवैलेंट बॉन्ड आपको बनाते आते होंगे। तो अगर हम अब आगे बढ़े इस चैप्टर के अंदर ही, अब थोड़ी बात करते हैं कार्बन की। तो कार्बन बनाता है कौन सा बॉन्ड बच्चों? कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है? द बॉन्ड विच इज फ्रेम्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चलिए, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। वेयरएज जो लूज और गेन से बनता है उसको हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। जो किससे बनता है? लूज एंड गेन से। तो हमने ये दोनों बॉन्ड समझ लिए, इन दोनों में मैं फर्क भी बता चुका हूं आपको। अब अगर हम देखें कि कार्बन की 2 वर्सेटाइल नेचर है, कार्बन की 2 ऐसी प्रॉपर्टी है जो उसके ज्यादा कंपाउंड्स बनते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी अगर मैं बात करूं तो वो है टेट्रावैलेंसी, उसकी 4 वैलेंसी। दूसरा है कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब क्या होता है? कैटिनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन विथ इटसेल्फ। कार्बन क्या करता है बच्चों? खुद ही के साथ, अगर उसको कोई नहीं भी मिल रहा तो वो खुद ही के साथ बॉन्ड बना लेता है। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? कैटिनेशन। तो 2 चीजों की वजह से कार्बन ज्यादा कंपाउंड्स बनाता है। क्वेश्चन आता भी है। तो पहला रीजन है टेट्रावैलेंसी, दूसरा रीजन है कैटिनेशन। इतनी चीज क्लियर हो गई बच्चों। चलिए, अब कार्बन की 3 एलोट्रॉप्स रहते हैं। एलोट्रॉपी का मतलब होता है कार्बन के ही फैमिली मेंबर्स, कार्बन के ही बच्चे हैं। तो 3 कौन कौन से? सबसे पहला डायमंड, दूसरा बात करूं ग्रेफाइट, एंड तीसरा बात करूं मैं फलरेंस, या इसको हम बकमिंस्टर फलरेंस भी बोलते हैं। तो ये थोड़े से हैं, आप इसको सिर्फ रीड मार के जाइए, ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता। हाँ, एक चीज जरूर याद रखिए, कार्बन बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है। बट जो ग्रेफाइट है
उसी का ये एलोट्रॉप है, बट ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये अलग चलता है अपनी फैमिली से, तो ये भी एक चीज याद रखेंगे। तो हमने ये देख लिया। चल अब नेक्स्ट चीज की अगर हम बात करें तो कार्बन बनाता है हाइड्रोकार्बन्स, इंपॉर्टेंट है, समझेंगे। हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स दो तरह के होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब जो सिंगल बॉन्ड बनते हैं, वेयरएज अनसैचुरेटेड मतलब डबल स्लैश ट्रिपल बनते हैं। सैचुरेटेड का दूसरा नाम होता है जिसको हम बोलते हैं अल्केन्स, सिंगल बॉन्ड। इसके अंदर आते हैं अल्कीन्स, डबल बॉन्ड, एंड इसके अंदर एक और आता है अल्काइंस, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अगर हम अल्केन्स की बात करें तो अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अल्कीन्स का डबल फॉर्मूला होता है CnH2n, इसका होता है CnH2n-2। और मैं आपको बता ही चुका हूं कि कैसे पहचानते हैं, जितने भी कार्बन हो उसका डबल कर दो, और अगर +2 है तो अल्केन्स है, सेम है तो अल्कीन्स है, -2 है तो अल्कीन्स है। तो समझते हैं कि एग्जाम्पल से। तो पहले तो हमने ये सब समझ लिया। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल्स की बात कर रहे हैं, देखिए पहले एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं CH4, पहले हमने सिंगल कार्बन लिया, फिर हम लेते C2H6, C3H8, C4H10। पहले हम इसको देखते हैं, ये सारे अल्केन्स हैं। तो पहले देखो कार्बन कितने, मैं सेकंड से चालू कर रहा हूं। कार्बन 2 है, 2 का डबल 4। हाइड्रोजन कितने, 6, मतलब +2 है तो ये अल्केन्स है। ऐसे 3 है, 3 का डबल 6, +2 है, अल्केन्स है। 4 का डबल 8, +2 है, अल्केन्स है। अब इनके नाम क्या बनते हैं, इसको बोलते हैं हम मिथ, और अगर अल्केन्स है तो ये हो जाएगा मिथेन, ये हो जाएगा इथेन, ये हो जाएगा प्रोपेन, ये हो जाएगा ब्यूटेन। चीज क्लियर बच्चों। अगर मैं अल्कीन्स की बात करता हूं जो कि डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में एक चीज बच्चों याद रखेंगे, ये जनरल फॉर्मूला है। अल्केन्स के अंदर स्टार्टिंग एक कार्बन से होती है, बट याद रखें अल्कीन्स और अल्काइंस के अंदर कभी भी एक बॉन्ड से स्टार्ट नहीं होता है, मतलब कार्बन एक नहीं हो सकता। कार्बन होंगे तो मिनिमम 2 होंगे, ये चीज याद रखें। तो पहले इसकी स्टार्टिंग होगी C2H4, C3H6, C4H8। इसकी स्टार्टिंग होगी इथीन से, फिर प्रोपीन एंड देन ब्यूटीन। चीज याद रखेंगे, 2 का डबल 4 है, कोई +2 नहीं है, कोई -2 नहीं है। अल्काइंस की बात करो, सेम अल्कीन्स जैसा इसकी स्टार्टिंग भी 2 से होती है, C2H2। देखो 2 का डबल 4, 2 कम है तो -2 मतलब अल्काइंस, C3H4 एंड C4H6। चीज क्लियर। तो वो ये हमने देख लिया अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस। तीसरी चीज मैं यहीं डाल देता हूं जिसको हम बोलते हैं होमोलॉगस सीरीज। ये क्या है सर? होमोलॉगस सीरीज क्या होती है समझेंगे। होमोलॉगस सीरीज एक ऐसी सीरीज होती है, होमोलॉगस का मतलब ही होता है जो एक तरह की हो। एक ऐसी सीरीज होती है अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस की, जिसके अंदर जो डिफरेंस रहता है अगले वाले में, पहले वाले और अगले वाले में, वो डिफरेंस हमेशा सेम का रहता है। आप चाहे अल्केन्स में देखिए, अल्कीन्स में देखिए, अल्काइंस में देखिए, हमेशा जो डिफरेंस है वो आ रहा है CH2 का। हमेशा कार्बन 1 से बढ़ रहा है, हाइड्रोजन 2 से बढ़ रहा है। तो ये होती है होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज इज अ सीरीज in which every member is being differentiated by the same number called CH2. Properties of homologous series, भैया इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछ रहा है। सबसे पहली प्रॉपर्टी, इनका जो मॉलिक्यूलर मास में डिफरेंशिएशन रहता है, जैसे कार्बन का मास रहता है 12, हाइड्रोजन का मास रहता है 1, तो C 12, H इंटू 2 मतलब 1 इंटू 2, तो टोटल जो मॉलिक्यूलर मास का रहता है वो रहता है 14U का। सेकेंड अगर मैं बात करूं तो इनका डिफरेंस रहता है CH2 का। थर्ड अगर बात करूं तो ये रहती है इनकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलॉगस सीरीज रहती है। चीज क्लियर हो गई बच्चों? जल्दी से फोटो लेंगे, जल्दी से। चलिए अब अगर हम आगे बढ़े तो हमारा इसमें कार्बन के अंदर एक चीज और बचती है। तो कार्बन के अंदर ही एक चीज और बचती है जिसको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप्स। ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊंगा बट जल्दी से बताऊंगा।
फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं भैया, जैसे आपने हाइड्रोकार्बन्स देखा जिसमें हाइड्रोजन लग रहा था, वैसे ही अगर कार्बन के साथ कुछ और लग जाए तो उन्हें फंक्शनल ग्रुप्स बोला जाता है। जैसे अगर कार्बन के साथ Cl और ब्रोमीन लग रहा है तो ये फंक्शनल ग्रुप है हेलोजन। जैसे अगर लिखा है क्लोरोपेंटेन या पेंटेन है तो अगर उसके साथ क्लोरीन लग गया तो उसको क्लोरोपेंटेन बोलेंगे। अगर OH लग गया, जैसे मान लो 2 कार्बन है, एक के साथ OH लग गया, बाकियों के साथ H ही लगा है। अच्छा, OH की वैलेंसी भी 1 रहती है तो आपका ये बनेगा C2H3 और 5 C2H5OH। तो जब OH लगता है तो ये रहता है एल्कोहल, और इसका सफिक्स याद रखेंगे ऑल रहता है। मतलब अगर मेरे को इसको नामकरण देना होगा तो कार्बन 2 है मतलब इथ, सिंगल बॉन्ड है एन, इथेन और ओल, इथेनॉल, इथेनॉल। अगर किसी कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O लग रहा है, वो भी कहां पर, सेंटर में, तो उसको हम बोलते हैं कीटोन। इसका सफिक्स लगता है ओन। जैसे मैं इसी एग्जांपल में लेता हूं, तो अगर मैं बात करूं कि OH को हटा दो, इसको देखो थोड़ा सिंपल करते, 3 कार्बन ले लो, क्योंकि O अगर सेंटर में लग रहा है तो मिनिमम ऑड नंबर में ही चलना पड़ेगा, 3 5 7 ऐसे। तो O ले लिया मिडिल में, यहां दे दिया H, यहां दे दिया H, यहां एक और H है, फिर यहां दे दिया H, यहां दे दिया H, यहां दे दिया H। देखो सही है। तो अब ये क्या बना, C3O। वैसे इसको ऐसे लिखते हैं देखो इसको ऐसे लिखते हैं CH3, क्योंकि ये CH3 था, COCH3। ठीक है इतनी चीज। तो अब ये जो है जब सेंटर में लगे तो कीटोन बोलते हैं इसको, और इसका जो नाम होगा वो होगा प्रोपेन, सिंगल बॉन्ड है, प्रोपेनॉन। क्या बोलेंगे, प्रोपेनॉन। एक और होता है जब डबल बॉन्ड O बट वो कहीं पे भी लग जाए, मैं हिंदी में लिख रहा हूं, कहीं पे भी लग जाए, उसको हम बोलते हैं एल्डिहाइड। इसका सफिक्स की आपको चिंता नहीं करनी है, बस एक चीज याद रखना, जैसे यहां O लगा था, मान लो यहां H लगा देता हूं, मैं यहां H लगा देता हूं, मैं क्या करता हूं यहां डबल बॉन्ड O कर देता हूं, तो अब एक H और लगेगा, 1 2 4, तो इसको हम बोलेंगे एल्डिहाइड। जब ऑक्सीजन सेंटर में लगेगा वो कीटोन कहलाएगा, जब ऑक्सीजन अलग लगाएगा वो एल्डिहाइड कहलाएगा। लास्ट, जब डबल बॉन्ड OH हो एंड सिंगल बॉन्ड O हो, सॉरी डबल बॉन्ड O हो एंड सिंगल बॉन्ड OH हो, उल्टा बोल दिया मैंने, डबल बॉन्ड O हो और सिंगल बॉन्ड, इसको हम बोलते हैं कार्बो ऑक्जेलिक एसिड, और इसका लगता है ऑक्सिक या ऑक्जेलिक। देखो इसका भी बनाओ, जैसे मान लो यही है, देखो 3 कार्बन है, एक डबल बॉन्ड O है और एक सिंगल बॉन्ड OH, तो इसको हम बोलेंगे प्रोपेनोइक एसिड। क्या बोलेंगे बच्चों, प्रोपेनोइक एसिड। जल्दी से फोटो लेंगे, एंड करेंगे फिर इसको। चल चीज क्लियर। चल कार्बन के बाद आगे बढ़ते हैं हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पे। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में डॉबर्नियर, न्यूलैंड और मेंडलीव को मैं छोड़ रहा हूं क्योंकि वो नहीं आता है, आपको पता है। हाँ बच्चों, मेंडलीव का ये पता होना चाहिए कि अचीवमेंट्स था क्या थे। सबसे पहला अचीवमेंट था, उन्होंने नोबेल गैस के लिए एक अलग से सेपरेट ग्रुप बना रखा था। दूसरी चीज, फ्यूचर में जो एलिमेंट डिस्कवर होने वाले उनके लिए भी उन्होंने स्पेस रख दी थी। जैसे उन्होंने एक इक्का एल्यूमिनियम रखा था, इक्का सिलिकॉन रखा था, जो आगे जाके जर्मेनियम और गैलियम बने थे। तो ये चीज आपको थोड़ी सी याद होनी चाहिए। मैं बात करता हूं डायरेक्ट मॉडर्न की। मॉडर्न का बेसिक क्या है, एटॉमिक नंबर। क्योंकि एटॉमिक नंबर ही हम क्यों यूज कर रहे हैं, देखो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि वाई ओनली एटॉमिक नंबर इज यूज्ड। देखो एटॉमिक मास जब हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं तो माइट भी ऐसा हो सकता है कि कोई 2 एलिमेंट्स के मास सेम हो सकता है, बट जो एटॉमिक नंबर है वो किसी एलिमेंट का सेम नहीं होता। एटॉमिक नंबर इज सिमिलर टू लाइक आधार कार्ड। आधार कार्ड का नंबर जैसे अलग होता है ना, वैसे एटॉमिक नंबर केमिस्ट्री के आधार कार्ड से जो सबके अलग अलग रहते हैं। और एटॉमिक नंबर से ही हम नंबर ऑफ ग्रुप्स एंड नंबर ऑफ पीरियड्स निकाल सकते हैं। कैसे, देखो जैसे मान लो एक एलिमेंट है सोडियम, उसका एटॉमिक नंबर है 11। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता हूं तो वो होता है 281। अब देखो इसकी शेल्स कितनी है, 3 है, तो पीरियड इसका कितना होगा, 3। कैसे पता चला सर, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स ही नंबर ऑफ पीरियड्स होते हैं। 3 पीरियड्स 3 शेल्स तो 3 पीरियड्स। अगर मुझे इसका ग्रुप निकालना है तो हम देखेंगे इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1। वैलेंस मतलब जो लास्ट में आ रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 1 है तो हम क्या देख सकते हैं कि ये कौन से ग्रुप में आएगा। चलो बांटते, देखो स्टार्टिंग कैसे, 1 2,
फिर डायरेक्ट अपन चले जाते हैं 13 पे, 13, 14, 15, 16, 17 पे। तो 1 मतलब पहला ही ग्रुप है इसका। तो हम एटॉमिक नंबर की हेल्प से किसी भी एलिमेंट का ग्रुप एंड पीरियड नंबर निकाल सकते हैं। मैं एक और एलिमेंट ले रहा हूं, जैसे मैंने ले लिया आपका मान लीजिए क्लोरीन। चलो 17 नंबर पे आता है, बांटेंगे तो होगा 287। 3 शेल्स हैं तो पीरियड 3 होगा, ग्रुप निकाले 7 आ रहा है, चलो बांटो 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17। तो ग्रुप कौन सा आ गया? 17। और भैया क्लोरीन चच्चा जो स्विमिंग पूल में डलते हैं उनको हेलोजन बोला जाता है। हेलोजन का मतलब होता है जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं या जितने भी 17th ग्रुप के हैं, लाइक फ्लोराइन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे के सारे क्या है? हेलोजन्स कहलाते हैं। 18th वालों को नोबल गैस बोलते हैं, आपको पता है। फर्स्ट ग्रुप को अल्कली मेटल्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अल्कली मेटल्स। चीज क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे राधे राधे बोल के। अब अगर हम बात करें ट्रेंड्स की, कि ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसे हैं, तो भैया मेनली 4 ट्रेंड पढ़ने, ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले की बात करता हूं एटॉमिक रेडियस, यही इंपॉर्टेंट है। ये हो गया तो सारे हो गए। चल एटॉमिक रेडियस की बात करूं मैं, तो एटॉमिक रेडियस जो टॉप टू बॉटम रहती है, हम 2 कॉलम बनाएंगे, एक टॉप टू बॉटम एंड एक लेफ्ट टू राइट। चल तो एटॉमिक रेडियस जो होती है वो टॉप टू बॉटम जब हम अलोंग दी ग्रुप आते हैं तो वो होती है इंक्रीज। क्यों होती है सर इंक्रीज? रीजन पूछेगा, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होती है। लेफ्ट टू राइट होती है डिक्रीज, क्योंकि ईएनसी होता है इंक्रीज। सर ये क्या चीज लाए हो ईएनसी? सर नहीं समझ में आ रहा। ईएनसी कुछ नहीं है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन पे लगाती है उसे अट्रैक्ट करने के लिए। इसकी वीडियो डाल रखी है चैनल के ऊपर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के अंदर, तो पता होना चाहिए ईएनसी क्या होता है। तो एटॉमिक रेडियस से समझ गए। एटॉमिक रेडियस का मतलब एटॉमिक साइज, हाँ कंफ्यूज मत होना। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं मेटालिक कैरेक्टर की, चल मेटालिक कैरेक्टर जो है वो सिमिलर है एटॉमिक रेडियस के। जैसे एटॉमिक रेडियस टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है, मेटालिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होता है। जैसे एटॉमिक रेडियस लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होती है, ये भी डिक्रीज होता है। मतलब जो जो पीरियड 7 का मेटल होगा, ग्रुप 1 और पीरियड 7 का फ्रेंशियम, वो सबसे अच्छा मेटल होगा। वेयरएस अगर लेफ्ट टू राइट बात करें तो सोडियम आपका, फिर पोटेशियम, फिर उसके ऊपर लिथियम, वो सबसे अच्छे मेटल्स होंगे। अगर हम बात करें फिर तीसरा नॉन मेटल्स या नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, तो उसका क्या है? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर मेटल्स का जस्ट अपोजिट, लेफ्ट टू टॉप टू बॉटम डिक्रीज होते हैं एंड इसके इंक्रीज होते हैं। इसलिए आप देखेंगे एक्सट्रीम राइट साइड ग्रुप 17 सबसे अच्छे नॉन मेटल रखे गए, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोराइन। चीज अच्छा, मेटल्स को एक चीज और बोलते हैं, मेटल्स क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, उनकी वैलेंसी नेगेटिव होती है, तो इसलिए इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ठीक, याद रखा। अच्छा, इसका एक और नाम रहता है कैटायन। ठीक, इतनी चीज। नॉन मेटल को बोला जाता है इलेक्ट्रो नेगेटिव और इसका दूसरा नाम रहता है एनायन। चीज क्लियर? ये हमने एटॉमिक रेडियस, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। चौथी बात करूं अगर मैं, चौथा है आपका वैलेंसी का ट्रेंड। चल वैलेंसी का ट्रेंड बड़ा सिंपल सा है, टॉप टू बॉटम तो सेम ही रहती है। जैसे मैं बोलूं ग्रुप 1 की वैलेंसी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो तीनों की वैलेंसी 1 ही होती है। अगर इसकी बात करें तो पहले इंक्रीज होगी, फिर डिक्रीज होगी, फिर 0 होगी। बताऊं कैसे? सबसे पहले चलेगी 1 2 3, फिर 4 भी आएगा, फिर आएगा 3 2 1 एंड लास्ट में 0 हो जाता है। लास्ट में 0 हो जाता है, याद होना चाहिए, वो नोबल गैस। फोर्थ ट्रेंड हो गया। एक लास्ट ट्रेंड भी है इसके अंदर जिसको हम बोलते हैं नेचर ऑफ ऑक्साइड। भैया इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। नेचर ऑफ ऑक्साइड क्या है? मैं ट्रेंड नहीं बता रहा हूं, सिंपल से जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, मेटल ऑक्साइड्स, उन्हें हम बोलते हैं बेसिक नेचर। ये बेसिक नेचर के होते हैं। एंड जितने भी नॉन मेटल ऑक्साइड्स रहते हैं उन्हें हम बोलते हैं एसिडिक नेचर। चीज क्लियर हो चुकी है सबको? जल्दी से एसेस लेंगे, जल्दी से। चलिए, तो अब अगर हम आगे देखें, इसी के अंदर हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की मैं सारी दिक्कतें दूर कर दूंगा। चलो स्पीड में
स्पीड क्वेश्चन मेरा खुद का बनाया हुआ है। एन एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर an element x having atomic number 13 y 17। भैया एटॉमिक नंबर है। चलो सारे क्वेश्चन करेंगे। चलो सबसे पहले इसको हम बांटें 13 को, तो कितना होगा 2 8 3। ठीक है, ग्रुप नंबर बताओ जल्दी। 13, पीरियड नंबर 3, 3 शेल से। वैलेंसी सर 3 सर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है 3 इलेक्ट्रॉन। सर मेटल है नॉन मेटल है? मेटल है, क्योंकि क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। चीज क्लियर? अच्छा मेटल है, अगर मैं इसका ऑक्साइड बनाता हूं, इसका मैं ऑक्साइड बनाता हूं तो क्या होगा, वो बेसिक नेचर का होगा सर। बहुत शानदार, कर लिया क्लियर। 17 को बांटे 2 8 7। ग्रुप नंबर 17, पीरियड नंबर 3। वैलेंसी बोलो 1 गेन करेगा। वैलेंसी कितनी हो गई 1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 7। नॉन मेटल है, क्यों? क्योंकि गेन कर रहा है। नॉन मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं, एसिडिक। और अच्छा एक चीज और बोले कि राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एक्स एंड वाई, मतलब ये दोनों कंबाइन हुए तो देखो कैसे बनाओगे। एक्स की वैलेंसी 3, वाई की वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये होगा XY3। और ये बॉन्ड कौन सा है, आयोनिक। आयोनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज क्या होती है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कार्बन भी क्लियर, पीरियोडिक भी क्लियर, केमिस्ट्री भी क्लियर। केमिस्ट्री कंप्लीट कर दिया है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। तो इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हुए चलो इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले बात करते हैं करंट की डेफिनेशन। अ करंट इज बीन डिफाइंड एज द फ्लोइंग ऑफ चार्ज इन पर यूनिट टाइम। तो करंट का फॉर्मूला क्या हुआ, I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T। करंट की SI यूनिट एम्पियर। इंस्ट्रूमेंट एमीटर। अगर I के बाद में बात करूं वोल्टेज की, W अपॉन Q, वर्क अपॉन चार्ज। फिर अगर मैं बात करूं इसकी SI यूनिट वोल्ट्स। ओम्स लॉ V अपॉन I। इसकी रेजिस्टेंस की ओम। एक चीज याद रखेंगे, ओम्स लॉ का आपको स्टेटमेंट आना चाहिए। ओम्स लॉ स्टेट्स दैट वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। एंड अगर आपको करंट को बढ़ाना है तो आपको रेजिस्टेंस को कम करना पड़ेगा। R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I। चलो रेजिस्टेंस 4 चीजों पे डिपेंड करता है। पहला लेंथ पे, डायरेक्ट लेंथ बढ़ेगी रेजिस्टेंस बढ़ेगा। दूसरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, एरिया बढ़ेगा रेजिस्टेंस कम होगा। तीसरा नेचर ऑफ मटेरियल, जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। मेटल्स की रेजिस्टिविटी क्या होती है, लेस। नॉन मेटल्स की क्या होती है, हाई। ठीक, इसके अंदर एक चीज और आती है रो, जिसको हम ऐसा लिखते हैं, ये R का फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, और रो की SI यूनिट ओम मीटर। रेजिस्टेंस की तो वही रहती है ओम, पता होना चाहिए। फोर्थ टेम्परेचर, कैसा डिपेंडेंस है, डायरेक्ट। ठीक है, इतनी चीज। चल हीटिंग इफेक्ट की बात करूं, हीट का फॉर्मूला होता है I²RT। दूसरा नाम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। हीट के SI यूनिट जूल्स। और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के 3 फंडे, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I², हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। चीज क्लियर बच्चों? तो बोलेंगे राधे राधे, जय श्री कृष्ण। चल इसके बाद अगर हम इसको मैं थोड़ा मिटा के, चलो एक काम करो, SS ले लो, इसका फोटो ले लो, जल्दी 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 जल्दी। चल अब अगर मैं थोड़ी सी और बात करूं, सीरीज के अंदर हम टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। सीरीज के अंदर क्या सेम क्या डिफरेंट, सर करंट सेम रहता है, वोल्टेज डिफर कर जाता है। पैरेलल की बात करते हैं, ये सीरीज था। पैरेलल की बात करूं, पैरेलल के अंदर टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसमें एक प्रिकॉशन, जो भी आंसर आता है उसको बच्चे फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना भूल जाते हैं, उसका रेसिप्रोकल करेंगे, नहीं तो आंसर गलत होगा। इसके अंदर I डिफरेंट रहता है क्योंकि हमारे घरों में यूज होता है, वेरएस V क्या रहता है, सेम। तो ये हमारा सीरीज और पैरेलल कंप्लीट हुआ। अब अगर हम बात करें पावर की, चलो 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 पावर की बात करता हूं। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। दूसरा एनर्जी निकालनी हो, एनर्जी अपॉन टाइम।
पावर का एक और फॉर्मूला V इंटू आई, वोल्टेज इंटू करंट। पावर की SI यूनिट वॉट और बड़ी यूनिट किलोवाट। 1 किलोवाट इज इक्वल्स टू 1000 वॉट। चीज क्लियर हो चुकी होगी बच्चों को। SS ले लीजिए इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का, बोलेंगे राधे राधे। चलो इसके बाद अगर मैं एक क्वेश्चन लेना चाहूंगा इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो बच्चों को बहुत दिक्कत देता है, एनर्जी से रिलेटेड, जल्दी से लूंगा। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 2000 वॉट, ये पावर है इसकी 2000 वॉट, एंड इन 3 hours फाइंड द कॉस्ट ऑफ द अप्लायंसेस एट द रेट ₹5 पर यूनिट। चलो एक क्वेश्चन जरूर लूंगा मैं कि हमें एनर्जी का बिल निकालना है। देखो पावर का फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन टाइम, मानते हैं आप पावर का फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन टाइम। पावर कितनी है 2000 वॉट, बट इसे मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा 2000 अपॉन 1000, तो कितना हो जाएगा 2 किलोवाट। ये याद रखेंगे पावर में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो पावर की जगह लिख दिया 2 किलोवाट। एनर्जी निकालनी है, टाइम को टाइम ही रहने देंगे, उसे सेकेंड्स में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। 3 इंटू 2 हो गया 6, तो एनर्जी कितनी आ गई 6 किलोवाट आवर। कॉस्ट निकालनी है तो एनर्जी इंटू पर यूनिट। चलो एनर्जी कितनी आई 6 किलोवाट आवर सर, प्राइस कितनी है 5, तो ₹30 बिल आ जाएगा। चलो इसका एसएस ले लो अगर लेना हो तो। अब बात करता हूं मैग्नेटिक इफेक्ट की। भैया सबसे पहले मैग्नेट क्या होता है जो आयरन पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करता है। मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होती है, जैसे नॉर्थ साउथ, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है जो कि होती है इमेजिनरी लाइंस, आपको डिस्क्राइब करता आनी चाहिए। चलो इसकी प्रॉपर्टीज की बात करता हूं जल्दी से। पहली प्रॉपर्टी कहां से कहां जाती है भैया, नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड द मैग्नेट, साउथ टू नॉर्थ, ये इनसाइड है। दूसरी चीज कैसे फॉर्म करती है, क्लोज्ड कर्व फॉर्म करती है, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होती है, नेवर इंटरसेक्ट। क्यों नहीं इंटरसेक्ट होती, अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, अगर इंटरसेक्ट हो गई तो ये 2 डायरेक्शन दिखाने लगेगी जिससे नेविगेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। चौथी चीज, हमेशा पोल्स पर मैग्नेटिक फील्ड क्या रहती है, स्ट्रॉन्गर रहती है। अगर मैं इसको बनाना चाहूं तो ऐसी जाएगी है नॉर्थ टू साउथ, नीचे से भी बना देना, तो ये हमारी नॉर्थ टू साउथ हो गई। अब मैं बात करता हूं सबसे पहले 3 केस। पहले स्ट्रेट से, स्ट्रेट वायर से। डायग्राम बहुत स्पीड में बनाऊंगा क्योंकि आपको कवर अप करना है। 1 शॉर्ट रिवीजन डाल चुका हूं, ये मेगा रिवीजन है इसलिए जल्दी करवा रहा हूं। स्ट्रेट वायर के अक्रॉस कार्डबोर्ड है, ऊपर से गया करंट, स्ट्रेट के अक्रॉस कैसी बनती है, कॉन्सेंट्रिक, ऐसी। रूल कौन सा फॉलो करते हैं, राइट हैंड। अगर डाउन द आ रहे हो तो क्लॉकवाइज, अपवर्ड जा रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज। थंब डिनोट्स करंट, ये डिनोट्स मैग्नेटिक फील्ड। सर्कुलर की बात करूं तो सर्कुलर के अक्रॉस भी कैसी वो होती है, कॉन्सेंट्रिक। रूल कौन सा बनाते हैं हम, राइट हैंड थंब रूल, कोई नहीं है। राइट हैंड थंब रूल का दूसरा नाम बच्चों मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल, कंफ्यूज नहीं होंगे। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, मैक्सवेल्स का राइट हैंड रूल, कभी कंफ्यूज नहीं होना। चलो इसके बाद अगर मैं बात करूं सोलेनॉइड की, सोलेनॉइड क्या होता है, जैसे ये मार्कर है सिलेंड्रिकल शेप का, इसके अराउंड में कॉपर वायर रिवॉल्व कर दो तो ये कुछ ऐसा, ये देखो ये ऐसा बना दिया, बैटरी है। चलो करंट जाएगा, करंट जाएगा, करंट जाएगा। जब भी करंट इसके यूं जा रहा है, देखो करंट जा रहा है यूं, तो ये इसका नॉर्थ पोल हो गया जहां मेरा थंब डिनोट करेगा, नॉर्थ साउथ। इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसी रहती है, बार मैग्नेट जैसी। बार मैग्नेट की पता है कहां से कहां जाती है, नॉर्थ टू साउथ। क्लियर हो गया, नॉर्थ टू साउथ। तो ये हमारा सोलेनॉइड है। 3 चीजों पे मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है। पहला करंट पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन, दूसरा नंबर ऑफ टर्न्स, एंड तीसरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। करंट बढ़ेगा फील्ड बढ़ेगी, टर्न्स बढ़ेंगे फील्ड बढ़ेगी, रेडियस बढ़ेगी फील्ड घटेगी। तीनों चीजें क्लियर, जल्दी जल्दी मूव करते चलेंगे। सोलेनॉइड के बाद अगर मैं बात करता हूं इसके अंदर मोटर के बारे में, तो मोटर का रेक्टेंगुलर कॉइल A B C D कुछ ऐसा जाएगा। मैं इसमें रिंग्स बना देता हूं, फिर हम लगा देंगे ब्रशेस, कनेक्ट करेंगे बैटरी को। चल प्लस माइनस, करंट गया ऊपर, करंट गया नीचे, नॉर्थ पोल साउथ पोल। चल मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक मोटर की बात करता हूं जल्दी से, फिर स्पीड बढ़ाएंगे। सबसे पहले
इलेक्ट्रिक मोटर में ब्रशेस और स्प्लिट रिंग्स का फंक्शन पता होना चाहिए। ब्रशेस स्टेशनरी होते हैं, रिंग्स रोटेट होती है, रेक्टेंगुलर कॉइल है। चलो स्टार्ट करेंगे। करंट एबी में कैसा जा रहा है? अपवर्ड। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है? फील्ड, फोर्स, करंट, FBI। चलो फील्ड नॉर्थ टू साउथ जाएगी, करंट अपवर्ड जा रहा है, फोर्स कहां लग रही है? इनवर्ड। एस से सी के डी से बात करूं तो फील्ड, करंट नीचे, फोर्स आउटवर्ड। जब फिजिक्स में दो अपोजिट फोर्सेस लगते हैं क्या बोलते हैं बच्चों? कपल। अगर ये मूव होगा तो ये मूव होगा, जैसे मोटर ऐसी है तो ये एक बार यूं मूव हो गया, हाफ रोटेशन के बाद ये सब बदल जाएगा सिवाय ब्रशेस को लेकर। ये जो स्प्लिट रिंग्स है वो भी बदल जाएगी। हाफ रोटेशन के बाद क्या होगा? ये जो सी है ये यहां आ जाएगा, ये बी, ये ए। वापस से इसमें इनवर्ड आउटवर्ड। तो पहले ये ऐसी थी, हाफ रोटेशन के बाद ऐसी हुई, फिर फुल रोटेशन, ऐसे मोटर घूमती रहेगी। एक चीज याद रखेंगे इसके अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों फोर्स नहीं लगी सीबी के अंदर? इसलिए नहीं लगी क्योंकि अगर मैं लगाने की कोशिश भी करता, फील्ड करंट दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो ही नहीं सकते। तो आप इसमें लिखेंगे कि एज द करंट डायरेक्शन एंड फील्ड डायरेक्शन इज द सेम पोजीशन। चीज क्लियर हो गई बच्चों? चलो अब इसके बाद अगर मैं बात करता हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। चलो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या कह रहा है वो? EMI, फराडे जी की डिस्कवरी है ये। तो फराडे जी ने क्या बोला कि चल फराडे जी ने क्या बोला कि यार आप करंट से मैग्नेटिक तो जनरेट कर सकते हो, उसी को तो हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोला, बट क्या ऐसा कर सकते हो? मैग्नेट से करंट जनरेट कर दो। और जब हम मैग्नेट से करंट जनरेट करते हैं तो हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, या शॉर्ट में EMI। डिस्कवरी दी फराडे जी ने। 4 केस आएंगे। सबसे पहला, जब ये मैग्नेट दूर रखा है तो नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या, जो करंट की प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है। जब इसको इनसाइड ले गए तो डिफ्लेक्शन दिखाएगा, बट कैसा? टुवर्ड्स राइट। तीसरा, जब स्टेशनरी रखा गया तो नो डिफ्लेक्शन। एंड जब चौथा, तो जब आप उसको बाहर ले जाओगे तो डिफ्लेक्शन तो दिखाएगा बट टुवर्ड्स लेफ्ट या नेगेटिव डिफ्लेक्शन। एक क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन वेज टू इंड्यूस करंट। वेज टू इंड्यूस करंट, करंट को आप लेके आना है तो आप कैसे करोगे? सबसे पहला, मूव इनसाइड, इसको अंदर ले जाओ। दूसरा, हेल्ड स्टेशनरी एंड रोटेट, मतलब अब उसको अंदर रखो कॉइल के अंदर, उसे घुमाते रहो, क्योंकि कंडक्टर की डायरेक्शन, जब कंडक्टर अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा तभी जाके गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन दिखाएगा। फिर इसको इन एंड आउट करते रहो। EMI के बाद हमारा आता है फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, जिसने बोला था कि देखो लेफ्ट हैंड रूल में फोर्स फील्ड करंट FBI, यहां पर हो जाता है CBI, कंडक्टर फील्ड करंट, कंडक्टर फील्ड करंट। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्लियर हो गया। फोटो लेंगे जल्दी से, राधे राधे बोल के। चलो मैग्नेटिक इफेक्ट कंप्लीट, बायो हिस्ट्री कंप्लीट। चलो आता हूं मैं अब बायोलॉजी पे। चलो चलो स्पीड 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 स्पीड। बायोलॉजी में आता हूं। सबसे पहले चैप्टर रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोड्यूसिंग अ स्पीशीज। वेरिएशन का पता होना चाहिए, क्यों इंपॉर्टेंट होती है? सर्वाइवल करने के लिए, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज के लिए। सर्वाइवल के लिए क्यों जरूरी होती है? क्योंकि अगर नई स्पीशीज नहीं आएगी तो वो डायनेमिक एनवायरनमेंट में चेंज नहीं हो पाएगी। रिप्रोडक्शन 2 तरह का होता है, सेक्सुअल, एसेक्सुअल। सेक्सुअल में 2 पेरेंटल बॉडीज होती है, एसेक्सुअल में 1 होती है। सेक्सुअल में ज्यादा टाइम लगता है, एसेक्सुअल में कम लगता है। सेक्सुअल का एग्जांपल ह्यूमन बीइंग, एसेक्सुअल का एग्जांपल बैक्टीरिया, फंगस। चीज क्लियर? चलो अब एसेक्सुअल के बहुत सारे टाइप है, एसेक्सुअल टाइप्स। चलो स्पीड में बढ़ाएंगे। पहला आपका आ जाएगा फिजन, दूसरा बडिंग, तीसरा स्पोर, चौथा फ्रेगमेंटेशन, पांचवा रीजनरेशन, एंड छठा इधर लिख रहा हूं, छठा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। चीज क्लियर? चलो फिजन के 2 होते हैं, बाइनरी फिजन, अमीबा, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन होता है अमीबा में, जिसमें 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। मल्टीपल फिजन बहुत सारे पार्ट्स में, प्लाज्मोडियम। बडिंग होती है हाइड्रा, ईस्ट। स्पोर फॉर्मेशन होता है राइजोपस, ये याद रखेंगे जो स्पोर्स नीचे गिर जाते हैं। फ्रेगमेंटेशन होता है स्पायरोगायरा, जिसमें उसको फ्रेगमेंट्स में काटा जाता है और न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है। रीजनरेशन प्लेनेरिया, और यहां पर आप टेल ऑफ छिपकली भी लिख सकते हो।
ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किसके अंदर होता है? प्लांट्स के अंदर होता है। दो तरीके का होता है, एक होता है नेचुरल एंड एक होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल मतलब विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस, जिसका एग्जांपल हो जाएगा ब्रायोफाइलम, इंपॉर्टेंट है एग्जांपल इसका। आर्टिफिशियल मतलब विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन बीइंग। चार होते हैं इसके अंदर, कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, टिश्यू कल्चर। चलो कटिंग की बात करूं तो कटिंग होता है आपका रोज के अंदर, लेयरिंग होता है जैस्मिन के अंदर जिसमें आप अंदर जमीन में कर दो, ग्राफ्टिंग होता है एप्पल प्लस मैंगो, एंड टिश्यू कल्चर होता है ऑर्चिड्स के अंदर। जल्दी से फोटो लेंगे एंड आगे बढ़ेंगे। चलो एसेक्सुअल टाइप के बाद मैं आता हूं इसी के अंदर। प्लांट्स है, रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है, सिंपल से जल्दी से रिवाइज करेंगे विदाउट एनी डायग्राम। एंथर और फिलामेंट मेल पार्ट है, एंथर से लेकर स्टिग्मा तक पॉलन ग्रेन्स जाएंगे, उस प्रोसेस को बोलेंगे पॉलिनेशन। स्टिग्मा से लेकर ओवरी तक कौन ले जाएगा उसको? स्टाइल, जिसको हम ट्यूब बोलेंगे। ओवरी में एग प्रोड्यूस होता है, पोलन ग्रेन्स और एग दोनों फर्टिलाइजेशन होंगे, उनको क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। फर्टिलाइजेशन होने के बाद बनेगा जाइगोट, जाइगोट बनने के बाद बनेगा एम्ब्रियो, एम्ब्रियो बनने के बाद बनेगा सीड। चीज क्लियर? मेल रिप्रोडक्शन एंड फीमेल रिप्रोडक्शन में बात करूं, मेल का जो ऑर्गन होता है वो होता है टेस्टिस, टेस्टिस के अंदर से निकलता है स्पर्म, स्पर्म के अंदर होता है एक लिक्विड सीमेन जो वजाइना में ट्रेवल करता है फीमेल रिप्रोडक्शन में। फीमेल में बात करूं तो फीमेल में होता है ओवरी, ओवरी प्रोड्यूस करता है एग, और एग और जहां स्पर्म फर्टिलाइज्ड हो जाते हैं उस जगह का, जहां एग प्लस स्पर्म फर्टिलाइज हो जाते हैं उस जगह को हम बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब, इसको या और ओविडक्ट भी बोला जा सकता है। एम्ब्रियो का इम्प्लांट होता है यूटेरस के अंदर। रिप्रोडक्शन कंप्लीट किया अपन ने, चलो आगे बढ़ेंगे। राधे राधे बोलते रहे बच्चों, कृष्ण जी की कृपा है। चलो इसके बाद बात करेंगे हेरिडिटी की। हेरिडिटी के अंदर मेंडल का पता होना चाहिए, मोनोहाइब्रिड और डायहाइब्रिड क्रॉस, लॉ ऑफ डोमिनेंस पता होना चाहिए। मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करता हूं, फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है बच्चों? 3:1, टॉल इज टू शॉर्ट, राउंड इज टू रिंकल्ड। जीनोटिपिक क्या होता है बच्चों? 1:2, 2:1। F1 प्रेगनेंसी में सारे के सारे डोमिनेंट प्लांट्स आते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस के तहत। डायहाइब्रिड में बात करूं, ये मोनो था। डायहाइब्रिड के अंदर रेशियो होता है 9:3:3:1। ये हमने कंप्लीट किया। सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करता हूं, अगर मैं सेक्स डिटर्मिनेशन बोथ मेल और फीमेल में 23 होते। मेल के अंदर एक सेक्स क्रोमोसोम XY, फीमेल के अंदर XX रहता है। जब XY और XX मिलते हैं, मेल का X फीमेल के X के साथ मिलेगा, XX बनेगा, फीमेल चाइल्ड पैदा होगा। मेल का Y फीमेल के X के साथ बनेगा, मेल चाइल्ड पैदा होगा। सेक्स डिटर्मिनेशन क्लियर? चलो आगे बढ़ेंगे। इसके बाद लास्ट चैप्टर बचता है आवर एनवायरमेंट। आवर एनवायरमेंट हमसे क्या कह रहा है? बड़ा आसान सा चैप्टर बट येट वेरी इंपॉर्टेंट। आवर एनवायरमेंट में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम एक ऐसा एरिया होता है जहां पर ह्यूमंस एंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो एबायोटिक एलिमेंट्स और जो बायोटिक एलिमेंट्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं। इकोसिस्टम की एक सिंपल सी चीज है, दो तरह के होते हैं, नेचुरल और मैनमेड। नेचुरल जो प्रकृति ने बनाए जैसे ओशंस वगैरह, मैनमेड जैसे एक्वेरियम, क्रॉपलैंड, वेजिटेशन, ये सारी चीजें। इकोसिस्टम के अंदर 3 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला प्रोड्यूसर, सेकंड कंज्यूमर एंड थर्ड डीकंपोजर। प्रोड्यूसर को हम ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी बोलते हैं एंड कंज्यूमर्स को हम आपका हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी बोलते हैं। डीकंपोजर्स का काम क्या होता है? डीकंपोजर्स का काम होता है एल्गी और फंगस रहते हैं, ये डेड और डिकेइंग मैटर को डिस्ट्रॉय करना, खत्म करना। चीज क्लियर? चल 10% लॉ की बात करता हूं। फूड चेन, फूड चेन इज अ सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स in which every organism is eaten by another organism। एक फूड चेन लेंगे, प्लांट्स को खाएंगे ग्रासहॉपर, ग्रासहॉपर को खाएगा आपका फ्रॉग, फ्रॉग को खाएगा स्नेक, स्नेक को खाएगा हॉक। चल अगर प्लांट्स के पास 10,000 जूल ऑफ एनर्जी है तो 10% से ग्रासहॉपर को मिलेगी 1000 जूल, फ्रॉग को मिलेगी 100 जूल, स्नेक को मिलेगी 10 जूल एंड हॉक को मिलेगी 1 जूल। चीज क्लियर? एंड एक क्वेश्चन बनता है व्हाई कांट देयर बी द मोर ट्रॉपिक लेवल्स, क्योंकि एनर्जी कम होते जाती है, लिख के आना पड़ेगा। तीसरी चीज, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स कहां रहते हैं? ज्यादा नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स कहां रहते हैं?
तो वो रहते हैं प्रोड्यूसर लेवल पे। और ग्रासहॉपर को क्या बोलते हैं? हर्बीवोरस। हॉक को क्या बोलते हैं? टॉप कार्निवोरस। चीज क्लियर? एक और चीज होती है जिसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। सर ये क्या नई चीज है, कभी पढ़ाया नहीं, कुछ नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, बट आना चाहिए। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है? जैसे ही आजकल फार्मर्स प्लांट्स में केमिकल्स डाल रहे, फर्टिलाइजर्स डाल रहे, तो वो फर्टिलाइजर्स अगर ग्रासहॉपर खाएगा, ग्रासहॉपर प्लांट्स को खाएगा, तो उसके पेट में आ गए, फिर फ्रॉग के पेट में, फिर स्नेक के पेट में, फिर हॉक के पेट में, और कहीं कहीं जगहों पे तो हॉक को भी खाया जाता है। बताने की जरूरत नहीं, आपको पता है चाइना हमारा देश है, तो वहां पर ऐसा होता है। फिर ये ह्यूमन के अंदर आ जाएगा, ह्यूमन के अंदर जैसे ही आएगा तो हो सकता है उससे उसकी मौत हो जाए। तो इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, प्रोसेस बाय विच पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स आर ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल। चीज क्लियर? अच्छा, मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है? वो होता है टॉप कार्निवोरस में या ह्यूमंस में, मैक्सिमम ट्रॉपिक लेवल पे। मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स में रहते हैं, केमिकल्स का वहां रहता है। और कभी भी ये वर्ड दिखे डीटीडी, कंफ्यूज मत होना, केमिकल की बात कर रहा है। ठीक चीज? चलो, इसके बाद अगर मैं बात करता हूं बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वो वेस्ट जो डिग्रेड हो सकता है, डिकम्पोज हो सकता है, जैसे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। नॉन बायोडिग्रेडेबल जो नहीं हो सकता, प्लास्टिक, कोल्स, आपका टैंक्स वगैरह। चीज क्लियर? चलो, ओजोन की बात करता हूं। ओजोन एक ऐसी लेयर है जिसका मॉलिक्यूल O3 होता है, जो हमें प्रोटेक्ट करती है सन की अल्ट्रा यूवी रेस से जो आती है, जो हमें स्किन कैंसर कॉज कर सकती है। बट CFCs की वजह से, CFCs होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, पता होना चाहिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो रेफ्रिजरेटर्स, AC में रहते हैं, उनकी वजह से ओजोन लेयर धीरे धीरे डिप्लीट होते जा रही है, पता होना चाहिए। तीसरी चीज, एक संस्था है जिसको बोलते हैं UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसका क्या काम होता है? यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसका काम ये होता है कि ओजोन लेयर को बचाने के लिए हर प्रयास करते रहे, ये वाला इसका काम होता है। ठीक बच्चों, हमने अवर एनवायरनमेंट भी कंप्लीट कर लिया, बायोलॉजी भी कंप्लीट कर लिया, 7 चैप्टर 40 मिनट के अंदर एज पर दी प्रॉमिस मेड। तो आई होप अगर आपको मेरा नॉन स्टॉप रिविजन पसंद आया है विदाउट एनी कॉपी, तो अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है, प्लीज शो सम सपोर्ट, प्लीज प्लीज एंड प्लीज। चलिए, विदा लेता हूं आपसे। टॉप 50 क्वेश्चंस में मिलूंगा कल। राधे राधे।